बात सिविल लाइंस में श्रीमती सुमित्रा सिंह से, जो राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष रही, 9 बार विधायक रही, मोहनलाल सुखाड़िया और भैरव सिंह शेखावत सरकार में काफी प्रभावी मंत्री रही और 8 मुख्यमंत्रियों के साथ विधानसभा में जिन्हें काम करने का अनुभव है। सुमित्रा सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप उन सौभाग्यशाली राजनेताओं में हैं जिन्हें 8 मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का मौका। जी, कैसे सफर शुरू हुआ? ये सफ़र तो मेरा यूँ शुरू हुआ था कि मेरे पति की पोस्टिंग थी झुंझुनू में जी, और कुंभाराम जी थे उस समय मंत्री। उनका दौरा हुआ झुंझुनू, जी, तो मैं झुंझुनू में कॉलेज में पढ़ा रही थी। सेठ मोतीलाल कॉलेज इंटर कॉलेज था जी, और इंटर कॉलेज के अंदर मैं लेक्चरर बनी हुई थी। उन दिनों के अंदर झुंझुनू में ये सन 53 की या 55 की बात है जी, तो कुंभाराम जी का दौरा वहाँ हुआ। उन दिनों में झुंझुनू में न कोई होटल था, न कोई ढाबा था, न कुछ और था कि जहाँ पर उन्हें कुंभाराम जी को खाना खिलाते। जी, सरदार हरलाल सिंह जी उस समय आपके विधायक थे जी, और सरदार जी ने आके मुझे कहा कि भाई 5-6 आदमी हैं, क्या तुम शाम का खाना खिला सकती हो उनको? जी, क्यों नहीं खिलाऊंगी, ज़रूर। तो उनका 5-6 आदमी आएंगे शाम को, रात में, और उनका खाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने कहा ठीक है। कुंभाराम जी आए, उन्होंने पूछा छोकरी क्या करती है? मैंने कहा मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ। तो 4-5 मिनट उनसे मेरी बात हुई होगी। मैंने उनसे कहा कि ये तो इंटर कॉलेज तो जो है प्राइवेट कॉलेज है, महारानीज कॉलेज में लेक्चरर की जगह खाली हुई है। हिंदी में एमए किया था और मैंने अपना एमए केवल 3 मार्क्स से खोया था। फर्स्ट डिवीज़न 3 मार्क्स से खोया था। तो मैंने कहा कि वहाँ जगह खाली पड़ी है, आप मेरी सिफारिश कर दो, मुझे वहाँ लगवा दो, तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों आए यहाँ, उनसे आके कहा अब हमारी पैरवी करो आप। तो वो बोले, मेरे हस्बैंड का नाम लेके बोले, नाहर सिंह, लाख टके की छोरी और 250 रुपये की नौकरी करवाएगा इससे? अरे ये हुकूमत करने के लिए पैदा हुई है। चले गए हम तो वापस इतनी बात सुन करके। लेकिन एक किस्सा है कि जब आपका जन्म हुआ और आपका नामकरण हुआ तभी ये बता दिया गया था कि आप राजयोग है। पंडित ने बता दिया था कि या तो ये लड़की जिंदा नहीं रहेगी और यदि जिंदा रही तो इसके राजयोग है। और कोई कल्पना नहीं कर सकता था। सन 31 बॉर्न हूँ मैं, कि सन 31 के अंदर ऊपर तो थे अंग्रेज, उनके नीचे राजे महाराजे, उनके नीचे जागीरदार, मैं तो एक किसान की तो लड़की हूँ। तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। और फिर कहा कि इसको पढ़ाना ही, ये विदुषी बनेगी। ये और कहा साथ में, विदुषी तो नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ मेरे पास ज़रूर हूँ, विदुषी तो नहीं हूँ। तो पंडित का तो ये कहा हुआ था ही। और जब कुंभाराम जी ने ये बात कह दी और 57 में जब टिकट का फैसला हुआ तो जिले में मैं ही अकेली थी जो मेरे पास थी, और कोई महिला थी नहीं और किसी ने अप्लाई भी नहीं किया था। इसलिए कुंभाराम जी ने पैरवी की। हालांकि मेरी टिकट का व्यास जी ने विरोध किया। उनके 26 साल की उम्र के अंदर आप लड़की को राजनीति में लाकर क्या करवाना चाहते हो? दामोदर लाल व्यास, जयनारायण व्यास, जयनारायण दामोदर व्यास ने नहीं किया। तो लेकिन खैर किसी तरह से टिकट मुझे मिल गई और मैं जीत गई। तो 26 साल की उम्र में आपका ये राजनीतिक सफर शुरू हुआ। जी, इससे पहले आपका झालावाड़ में भी अपॉइंटमेंट हुआ? हाँ, हुआ, मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। वहाँ मैं कोई 5-6 महीने रही होंगी जी। केवल। मुझे
डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन उन दिनों में कोई मलकानी या कुछ ऐसा नाम मुझे याद नहीं, वो आए झुंझुनू में। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम इन्हें अपनी उम्र के बराबर के लड़कों को पढ़ाती हो, कैसा महसूस होता है तुमको क्या? तो मैंने उनसे कहा कि दे आर माई टॉट एंड आई एम देयर टीचर, मैं इतना ही ध्यान रखती हूँ और कुछ नहीं। तो वो इस बात से बड़े इम्प्रेस हुए और उन्होंने कहा कि मैं तुमको गंगानगर में पोस्टिंग दे देता हूँ, 2 महीने की बात है, 2 महीने तुम नौकरी करो, मैं तुमको अपॉइंटमेंट दे दूँगा लेक्चरर। फिर मैं बस गंगा वहाँ से आई, आकर के जब तक टिकटों का फैसला हुआ। तो पहली विधानसभा का क्या अनुभव था? जयनारायण व्यास जी जैसे दिग्गज थे, कुंभाराम जी थे, जयनारायण जी उस समय नहीं थे, उस वक्त राजनीति में जो निर्णायक भूमिका में थे। हाँ, राजनीति में थे, असेंबली के मेंबर नहीं थे। जी। सबसे पहले आपने इस किताब में देखा होगा कि ये झुंझुनू में नहर लाने की बात सबसे पहले मैंने ही उठाई थी जी। 57 में। और तब से ये मुद्दा अभी अभी यमुना के जल का मुद्दा है। अभी भी वैसे ही चल रहा है जी। 57 का मुद्दा। भैरव सिंह जी की सरकार में ये फैसला हो गया था और हाई कोर्ट में भी एक रिट पिटीशन यशवर्धन सिंह ने की हुई है कि जो करार हुआ उसको लागू नहीं कर रहे। कुंभाराम कैनाल का पानी पीने के लिए तो आ गया, जी, पीने के लिए तो आ गया, लेकिन सिंचाई का तो अभी तक यूं ही पड़ा है। 3 जिलों का मुद्दा है जो बड़ा मुद्दा है। हाँ, बड़ा मुद्दा है। पहली बार जब आप विधानसभा में आए तो किस तरह का अनुभव था? किस तरह के लोगों के साथ आपको काम करने का मौका मिला? देखिए, पहली विधानसभा के अंदर बहुत शांतिपूर्वक काम चलता था, न तो कोई वैल में आता था। मैंने आज देखा 77 से पहले तक विधानसभा के वैल में कोई नहीं गया कभी, न कभी कोई नारेबाजी हुई, न कभी कोई नियमों का उल्लंघन हुआ। जी। अब तो बिल्कुल जिसकी मर्जी है जो सब करता है। 77 तक था। आपने जब पढ़ाई शुरू की थी, वनस्थली में जब गए तो 3% महिला साक्षरता थी। 3 झुंझुनू जिले में, झुंझुनू में नहीं, राजस्थान की फीमेल एजुकेशन उस समय 3% थी जब मैंने MA किया 53 में। और बाद में आप पहली बार मंत्री बनी तो भी आपको ये जिम्मा मिला शिक्षा का, स्वास्थ्य का, जन स्वास्थ्य का। हाँ, मिला, 67 में मिला। तो क्या किस तरह की यात्रा रही? सुखाड़िया जी जैसे लीडर जिनको राजस्थान कोई मुकाबला नहीं है, कोई नो कंपैरिजन ऑफ मोहनलाल सुखाड़िया। सुखाड़िया जी के खिलाफ क्या क्या चार्ज लगाते थे भैरव सिंह जी, लेकिन सुखाड़िया जी ने कभी भी, जिसे कहना चाहिए, अपना बड़ा दिल रख के उन बातों का उसी तरीके से जवाब दिया और संतुष्ट किया सदन को। उस वक्त सादरी सोना कांड की भी बड़ी चर्चा हुई थी। बहुत सोना खा गया, मोहनलाल सुखाड़िया खा गया, बहुत चर्चा हुई थी, लेकिन सुखाड़िया जी ने कभी भी, जिसे कहना चाहिए, अपना आपा नहीं खोया। उसी मर्यादित तरीके से उन्होंने, सुखाड़िया जी नियमों का इतना पालन करते थे कि 5-5 मिनट तक बाहर खड़े रहते थे। वो जब चेयर इज ऑन इट्स लेग्स, जब आसन पाँवों पे हो तो कभी एंट्री नहीं करते थे। और नियम है कि जब आसन पाँवों पर है तब न कोई विधानसभा छोड़ सकता है न कोई एंट्री कर सकता है। लेकिन अब कोई नहीं मानता, अब आते भी हैं और जाते भी हैं, छोड़ते भी हैं और वह आते भी हैं। आपने राजनीतिक सफर 1957 में शुरू किया, लेकिन आपका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, आपके पिता स्वतंत्रता सेनानी थे, आजादी से पहले का माहौल देखा, 1952 का चुनाव भी आपने देखा, तो राजस्थान को किस तरह से बनते हुए देखा? जब पहली बार मुख्यमंत्री बने हीरालाल शास्त्री जब मुख्यमंत्री बने, जब मैं बनस्थली में पढ़ रही थी और उनका हमने बड़ा वहाँ पे स्वागत किया था। जब वो पहली बार बनस्थली गए थे तो स्वागत किया था, उनका स्वागत गान मैंने भी गाया था, मैं भी उन गाने वालों में थी। उसके बाद जिसे कहना चाहिए, धीरे धीरे अब जिस तरह से अवमूल्यन हो रहा है सब चीज़ों का,
क्या क्या बताया जाए, अफसोस तो होता है। उसी वक्त आपने एक फिल्म में भी काम किया था। जी, मैं घुड़सवार, मैं सबसे बढ़िया घुड़सवार थी जूनियरों में मेरे समय की। आई वॉज द बेस्ट राइडर। एक दिन मैंने वसुंधरा जी को कहा था जब मैं स्पीकर थी कि वसुंधरा जी आज 2 घोड़े मंगवाओ, एक पे आप और एक पे मैं, देखे कौन जीतता है। देखिए कौन जीतता है। सोहराब मोदी की फिल्म थी जिसमें आपने। सोहराब मोदी ने फिल्म लक्ष्मीबाई बनाई थी और उस फिल्म के अंदर मैं जो हूँ, नारी सेना की पहली मैं हूँ जिसने घोड़े को सवारी की है, टाटी को कुदाया है, टाटी पे से जंप करवाया है, गड्ढे को पार करवाया है। मैं 2 घोड़े भी चलाती थी। उसमें जो सीन है उसमें 2 घोड़ों की सवारी करते हुए ना, 1 घोड़े की सवारी सर पर दौड़ाते हुए, 2 घोड़े वाले नहीं है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो उस वक्त की राजनीति थी, किस तरह से मुख्यमंत्री का चयन हुआ, हीरालाल शास्त्री को पद छोड़ना पड़ा, फिर जयनारायण व्यास का विरोध हुआ, कुंभाराम जी ने भी झंडा उठा लिया था उनके खिलाफ, फिर मोहनलाल सुखाड़िया को सत्ता मिली। नहीं, वो सब जो कुछ हुआ मतों के जरिए हुआ, वोटों के जरिए हुआ। मोहनलाल सुखाड़िया वोटों के जरिए आए हैं, व्यास जी वोटों के जरिए हारे हैं। तो उसमें किसकी क्या भूमिका थी, किस तरह की राजनीति थी? अब देखिए, सुखाड़िया जी तो मुझसे पहले बन गए थे इसलिए मैं नहीं कह सकती, लेकिन उसके बाद जब सुखाड़िया जी को हटाया गया और बरकत साहब बने, तो भी ऊपर के आदेश से ही बने थे, इंदिरा जी के आदेश से बने थे। कहते हैं कि इंदिरा जी के सामने सबने विरोध किया था, फिर भी वो एडमेंट थी कि नहीं? कि सबने विरोध किया होगा, लेकिन इंदिरा जी ने, मतलब सुखाड़िया जी के समर्थन में थे एमएलए? हाँ, सुखाड़िया जी का प्रचंड बहुमत था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इंदिरा जी को खतरा हो गया कि कहीं ये मोहनलाल सुखाड़िया मेरी जगह नहीं ले ले। इसलिए सुखाड़िया जी को हटाना जरूरी हो गया उनके लिए। कांग्रेस संगठन वाला जो विवाद था उसके बाद में ये फैसला हुआ। जी। फिर बरकत साहब के साथ भी आप मंत्री रही? हाँ, बरकत साहब के साथ भी थी मैं। क्या क्या जिम्मा था आपके पास? नहीं, बरकत साहब के वक्त में मैं मिनिस्टर नहीं थी, मिनिस्टर नहीं थे, एमएलए थी। उसके बाद में आप हरदेव जी के साथ में? नहीं, मैं केवल 2 ही बार बनी हूँ मंत्री, सुखाड़िया जी के वक्त में के साथ और भैरव सिंह जी के वक्त। वैसे एज ए एमएलए आप 8 मुख्यमंत्रियों के साथ रहे? हाँ, एज एमएलए। तो सुखाड़िया जी के कद का किस मुख्यमंत्री को मानते हैं जो आपको प्रभावित करता है? सुखाड़िया जी के बाद नंबर 2 भैरव सिंह जी का ही आता है। एक किस्सा ये कहा जाता है कि आप बिजली के मुद्दे पे बड़े नाराज थी, आपने भैरव सिंह जी के दफ्तर में फोन किया और वो आपके यहाँ पर मिलने खुद चले आए। ना, इस वजह से नहीं आए थे जी। वो तो ऐसा था, मैं बताऊं बात, कि मैंने एक दिन उनको टेलीफोन किया कि मुझे, जब मैं मंत्री नहीं थी जी, एमएलए ही थी जी, कांग्रेस की एमएलए, वो अपनी जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे जी। तो मैंने उनको टेलीफोन किया कि मुझे काम है कि आप कब देंगे समय मुझे मिलने का। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्यों, चाय नहीं पिलाओगी? मैं जब उठूँगा सेक्रेटरी से तब मैं आपके घर आऊँगा, चाय पीऊँगा और उसके बाद बात करना, आप जो बात करनी हो। आए, चाय पीने के बाद में, और उन्होंने कहा बोलो, तो यहीं पे उस दस्तखत ऑर्डर करके चले गए। बाद में आपने भैरव सिंह जी के साथ? बाद में, ये तो 90 में बनी हूँ, ये बात तो 77 की है जी। 77 में जब वो मुख्यमंत्री बने, मैं कांग्रेस में थी, मैं कांग्रेस की एमएलए थी, और ये तो मंत्री तो बनी हूँ उनके साथ 90 में। ऊर्जा मंत्रालय मिला। 90 में वो 2-3 बार कैबिनेट की मीटिंग में लोगों को कह चुके थे, कैबिनेट मीटिंग में, कि भाई ये सुमित्रा जी जो हैं ये हर फाइल पे अपनी नोटिंग करती हैं, और नीचे से चाहे सहमति का नोट हो चाहे असहमति का नोट हो, ये खुद अपना नोट करती हैं, और इनकी हैंडराइटिंग अच्छी है। मैं पढ़ता हूँ, तुम लोग केवल चिड़ी बिठा देते हो, अपने दस्तखत कर देते हो, कुछ नहीं करते। अरे नोटिंग किया करो इसकी तरह से तुम। ये अपनी कैबिनेट में 2-3 बार उन्होंने ये बात दोहराई थी कि ये सब पे नोटिंग करती है।
अच्छा, कहते हैं कि जब आपको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया तब भी भैरव सिंह जी की राय थी क्या? राय थी, इसमें कोई दो राय नहीं। भैरव सिंह जी तो विधानसभा के अध्यक्ष, वसुंधरा जी तो बनाना चाह रहे थे कटारिया को जी, गुलाब चंद जी कटारिया को। भैरव सिंह जी ने कहा कि ये चला जाएगी तुम्हारी असेंबली, इसलिए इसको बनाओ। और आपके विधानसभा अध्यक्ष बनने के साथ ही एक इतिहास बन गया, एक महिला विधानसभा अध्यक्ष का और एक महिला मुख्यमंत्री का। सही बात। और उस वक्त संयोग से तीनों जो प्रमुख पद पे, तीनों प्रमुख पद, राज्यपाल भी उस समय मैडम भी थी, प्रतिभा पाटिल जी। हाँ। तो क्या कोई ऐसी चीजें जो आपको याद आती है इस राजनीतिक दौर में जो आपको गुदगुदाती है, कई बार हंसाती है, कई बार इतने सफर में आप इतने नेताओं के साथ काम किया? मुझे एक वाकया जो है वो कभी नहीं भूलता है। मेरी ज़िंदगी में दो इंस्टांस इस तरह के हुए हैं कि जो मेरे दिल के ऊपर हमेशा रहते हैं जी। एक तो सन 57 का चुनाव, पहला चुनाव, मैं अरडावता गांव में गई जी। अरडावता शीश राम जी ओला का गांव है जी। सब लोग इकट्ठे होकर के उन्होंने कहा भाई वोट दो, छोरी 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 कहते थे जब मुझे सब, कि छोरी को दे रहा है भाई वोट। तो सबसे बड़े आदमी उम्र दराज शीश राम जी ओला के पिता थे जी। तो उनसे मंगला राम नाम था उनका। तो कहा भाई मंगला सबसे बड़ा तू ही है गांव में, जी। छोरी के सिर पर हाथ रख दे और कह दे देंगे भाई वोट। तो मंगला राम जी 1 मिनट तो बोले नहीं कुछ, और 1 मिनट बाद बोले, मारवाड़ी में बोलूँगी मैं जी। कि मैं तो इन्हें रोवणीय नीम तरह की काटूंगा। उनके घर के आगे एक नीम है और शमशान का रास्ता उधर से है, तो जो कोई जाता है रोता हुआ ही जाएगा बेचारा, शमशान में जाएगा वो। तो मैं बोली, मैंने कहा चौधरी, मैं यूँ ही यही बोली, चौधरी मैं नहीं निकलूँगी रोवणीय नीम तरह की, तेरे बेटे ने काट दिए, तेरे बेटे को निकालना, मैं नहीं निकलूँगी। ये मैंने कह तो दिया, लेकिन उसके बाद रुआसी हो गई मैं, थोड़ा आंखें डबडबाई। तो गांव वाले बोले, अरे मंगला तू के कह रही हो, छोरी डुडबुलिया भर लिया, तो के कह रही हो तू? खैर वो बोले नहीं कुछ भी। तो ये बात मुझे मेरी ज़िंदगी में 9 बार चुनाव जीती हूँ, लेकिन ये भूलती नहीं है बात, मुझे कभी नहीं भूलती है, छाती पे ही रही मेरे ये बात की भाई रोवणीय नीम तरह की काटागा। और एक बार का किस्सा है, बरकत साहब मुख्यमंत्री, जी। हरदेव जी जोशी थे उस समय पंचायत राज मंत्री। मेरे एक देवर का ट्रांसफ़र है, शीश राम जी थे प्रमुख, उन्होंने कर दिया उसका ट्रांसफ़र बांसवाड़ा, नीचे से रिकमेंडेशन आई है, कर दी, करवा दिया। मैं गई बरकतुल्ला साहब के पास जी। मैं गई तो बरकत साहब, उन दिनों में, आजकल तो दुनिया भर के झंझट हैं, कोई घुसने नहीं देता है, उन दिनों में सीधे जीप में लेकर के और वहाँ उसके आगे खड़ी कर दी, बिल्कुल मकान के आगे ही जहाँ से एंट्री थी, और खड़ी करके अंदर चली गई। उन दिनों में तो ऐसा ही था सब, आप आज की तरह था नहीं। तो मैं वहाँ पे बरकत साहब, ड्राइंग रूम के अंदर बरकत साहब और हरदेव जोशी दोनों बैठे हुए। मैं गई, मैंने कहा मैं इसलिए आई हूँ बरकत मुख्यमंत्री जी कि मेरे दोनों परिवारों में, मेरे मैटरनल एज वेल एज इन लॉज, दोनों परिवारों में ये एक आदमी आपकी सरकारी नौकरी में है। मेरे मैटरनल वाले तो फौज में थे सब, और मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र यहाँ से जयपुर में थे वो यहाँ पे, तो उनको वो चीफ कर होने नहीं देता था, कभी कोई करे तो भी नहीं होने दे वो उनका, और बाकी कोई था नहीं। मेरा देवर, सगा देवर मेरा जो था वो बैंक में था, तो बैंक का कोई लेना देना नहीं।
तो मैंने कहा कि दोनों परिवारों में ये अकेला जो है ये सर आपके राजस्थान गवर्नमेंट में है, जी, और इसके 5 तो हैं लड़कियां, और इसके फादर की डेथ हो गई, मेरे चाचा ससुर का बेटा था वो। मैंने कहा इसके 5 तो हैं बेटियां, 6ठी है विधवा माँ, उन 6 का भरण पोषण ये करता है। ये न तो जूनियर मोस्ट है न लॉन्गेस्ट स्टे है ताकि कोई तबादला कर दे, और फिर भी इसका तबादला कर दिया बांसवाड़ा। पता नहीं कहाँ से भगवान जाने शीशा बोला को, या तो पता लगा हुआ कि भाई मैं वहाँ गई हूँ, शायद हो सकता है वो चले गए वहाँ एंटर हुए, उसमें जा कर के बोले बन जा मिनिस्टर, क्योंकि मैं सुखड़ा जी के वक्त तो मिनिस्टर थी और बरकत साहब के समय थी नहीं, तो यूं करके बन जा मिनिस्टर है कर दिया मैंने। बोल भाई बरकत साहब को ऐसा अजीब लगा, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा प्लीज़ श्री श्याम जी एक बार आप बाहर चले जाएं, प्लीज़ आप एक बार बाहर चले जाएं। तो वो चले गए बाहर। बाहर जब चले गए तो जोशी जी बोले, हरदेव जी बोले, धन्य है तुम्हारी छाती सुमित्रा बहन जो ऐसों के साथ राजनीति कर रही हो, ऐसों के बीच में राजनीति में जिंदा हो, धन्य है तुम्हारी छाती। और ये कह के उसी समय ट्रांसफ़र ऑर्डर कैंसिल कर दिया। मैं कभी जब जाती तो कहते बहन श्री कहिए कैसे पधारना हुआ, ऐसे बोलते थे। अभी जो आप किस्सा बता रहे थे बरकत आधी साहब बात का, तो आदमी यूं ही हो जाए। अफासत की बड़ी चर्चा होती है, प्यारे मियाँ के नाम से मशहूर थे, बिल्कुल और कोई किस्सा उनका? बरकत साहब को और कोई तो याद नहीं है। हरदेव जोशी जी की वर्किंग स्टाइल कैसी थी? बताया ना मैंने कि वो बात से ही अपनी कहिए, जब कभी मैं जाती तो मुझे कहते कहिए बहन श्री कैसे पधारना हुआ, तो आधी बात तो आदमी जब भी भूल जाए सुन के ही, तो बस ही राजी करते थे लोगों को जोशी जी। कांग्रेस के साथ राजनीति की लंबे वक्त तक, फिर अचानक क्या बदलाव आया कि आपको भैरव सिंह जी के साथ जाना? वही बताती हूँ आपको क्यों है, कैसे आया। मैं 7 बार की जीती हुई, 8वीं बार 98 में जब मैं टिकट मांगने गई तो टिकट मुझे नहीं मिला। हालांकि मैं प्रदेश की कांग्रेस प्रदेश की उपाध्यक्ष थी जी, और अशोक जी उस समय अध्यक्ष थे। जी, तो मेरी टिकट इन्होंने काट दी, जी, और मेरी टिकट काट करके उस समय सोनिया जी ने फैसला किया था कि भाई मैं किसी के बेटे को टिकट नहीं दूंगी, इसलिए शीशराम जी अपने बेटे को टिकट दिलाना चाहते थे। लेकिन वो जब कह दिया सोनिया जी ने कि नहीं दूंगी, तो उन्होंने एक बलात्कारी को टिकट दिलाई, जी, जिस बलात्कारी की बड़ी, जिसे कहना चाहिए चर्चाएं कि बहुत बेकार आदमी है ये, उसको टिकट दिला दी और उसके साथ समझौता कर लिया कि भाई तू गलत फॉर्म भरना, कवरिंग कैंडिडेट मेरे बेटे को बना दूंगा और मैं चुनाव लड़ा दूंगा और इसको हरा दूंगा। तो साहब कट गई मेरी टिकट, कट गई। मैं आई झुंझुनू। जब दिल्ली से मैं झुंझुनू पहुंची तो लोगों ने मुझे कहा कि भाई इसको वोट कौन देगा, इसको तो कोई वोट देना नहीं है, बलात्कारी को मुकदमा चल रहा है कोर्ट के अंदर इसका, और गवाहियाँ खिलाफ हो रही हैं इसके, इसको कौन वोट देगा, चुनाव लड़ो। मैंने कहा अरे अपने को इतने दिन हुए कांग्रेस में, अपन कांग्रेस को छोड़ेंगे? बोले नहीं रहेंगे इस कांग्रेस में, जो कांग्रेस बलात्कारियों को टिकट देती है उस कांग्रेस में अपना क्या लेना देना, नहीं रहेंगे। तो मैंने मेरे कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला करके मैंने कहा बोलो भाई क्या करें। तो लोगों ने कहा कि भाई अब आप चुनाव लड़ो। मैंने कहा इंडिपेंडेंट लड़ते हैं चुनाव। तो मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, जनता ने मुझे जिता दिया। जनता ने जब जिता दिया तो उन दिनों में जब आपके अशोक जी बन गए थे मुख्यमंत्री जी, 98 में, और मैं इंडिपेंडेंट एमएलए थी, तो हमने कहा भाई खिलाफत तो करनी है ही जब कांग्रेस को हरा के आए हैं। तो फिर 5 साल तक तो अपने इंडिपेंडेंट रही मैं।
जब 2003 का चुनाव आया उससे पहले एक दो बार भैरव सिंह जी ने भी मुझे कहा कि अरे भाई अब तुम इंडिपेंडेंट कैसे रहोगी, क्योंकि तब तो हम पैरवी इनकी करते थे, कांग्रेस की तो बुराई करते थे जब हाउस में। तो उन्होंने कहा भाई इंडिपेंडेंट कैसे रहोगी, तुम बीजेपी ज्वाइन कर लो। तो मैंने कहा बीजेपी ज्वाइन तो नहीं करूँगी, टिकट दिला दो आप मेरे को बीजेपी की। तो टिकट बीजेपी की मिल गई। उसके बाद जब मैं इंडिपेंडेंट MLA 2003 में, फिर जब बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ी तो स्पीकर बन गई। स्पीकर बनने के बाद पार्टी वैसे ही आदमी इंडिपेंडेंट हो जाता है, किसी पार्टी का मेंबर हो रहता नहीं है जी। किसी के साथ कोई ताल्लुक़ रखा नहीं, एज स्पीकर ही आपने जैसे कहना चाहिए वो किया। तो ये कांग्रेस छोड़ने का तो ये कारण था। अच्छा, विधानसभा अध्यक्ष के बतौर आपने सबका कामकाज भी देखा 1957 से लेकर के अब तक। वो विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे जो आपको अपील करते हैं, आपको लगा कि हाँ उन्होंने विधानसभा को अच्छे से चलाया? रामनिवास मिर्धा, पूनम चंद बिश्नोई जी, हरिशंकर भावड़ा, और कौन बना भाई? जोशी जी थे, नरोत्तम लाल जी? मैं उस वक्त थी नहीं जी। 52 में थे वो जी। तो 52 से 57 में तो मैं थी नहीं, इसलिए उनके बारे में तो मैं इनके कामकाज को आप किस तरह से देखते हैं, रामनिवास मिर्धा जी के काम को? रामनिवास मिर्धा, देखिए उस समय विधानसभा के अंदर है ये सब गुंडागर्दी होती नहीं थी, ये सब नियमों के खिलाफ कोई जाता नहीं था, शांतिपूर्वक काम होता था, इसलिए उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। ये तो बाद में 77 के बाद में हुई ये सब गड़बड़ें जी, 77 के बाद। इनके बारे में तो इनके कामकाज को आप किस तरह से देखते हैं, रामनिवास मिर्धा जी के काम को? रामनिवास मिर्धा, देखिए उस समय विधानसभा के अंदर है ये सब गुंडागर्दी होती नहीं थी, ये सब नियमों के खिलाफ कोई जाता नहीं था, शांतिपूर्वक काम होता था, इसलिए उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। ये तो बाद में 77 के बाद में हुई ये सब गड़बड़ें जी, 77 के बाद। भावड़ा जी तो अभी रहे भैरव सिंह जी के वक्त? भावड़ा जी, सिंह जी के वक्त? भावड़ा जी, देखिए मैं आंकती हूँ इससे कि विधानसभा का जब स्पीकर बना है आप शिल्पा जी, सबकी कौन क्या बोला क्या नहीं बोला जी, वो देखो, उससे तो उसकी इस बात की जांच करो कि यह आदमी कैसा, जिसे कहना चाहिए भाषण करता कैसा है, बोलता कैसा है, और जब वो हटा है उस वक्त के आप उसके भाषण देखो। बाकी नियमों में तो उस समय तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, दिक्कत तो अब आने लगी है जी। अब रूलिंग होने लगी है। परशुराम मदेरणा ने एक रूलिंग नहीं दी, नॉट ए सिंगल रूलिंग। बस वो बैठते थे जब आपका क्वेश्चन आवर होता और क्वेश्चन आवर के बाद उठ के चले जाते थे, तो रूलिंग का ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्या इसके पीछे ये रीजन था कि मदेरणा साहब को उन विशेष परिस्थितियों में विधानसभा अध्यक्ष बनना पड़ा और वो नाखुश थे? क्या कह नहीं सकती भाई, उस कारण क्या था ये नहीं कह सकती भाई। लेकिन वो एक्टिव नहीं रहे उस हिसाब से? एक्टिव ना, बिल्कुल नहीं। मैं कहना नॉट ए सिंगल रूलिंग। आप ये देखिए, मैंने अपने कार्यकाल के अंदर, मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, बात तो बुरी है जी, कैग की रिपोर्ट जो है, कंट्रोलर एंड जनरल, इसकी रिपोर्ट में सारी बातें आती हैं कि कितना पैसा अलॉट हुआ था, कितना लैप्स हुआ, कितना ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर दिया, कितना बिल्कुल नहीं कर पाए, ये सब आती हैं। तो यही तो बोलने का एकमात्र जिसे कहना चाहिए वो है। तो मैंने करवाया ये कि कैग की रिपोर्ट बजट के साथ रखो, इससे पहले नहीं था। इससे पहले कैग की रिपोर्ट बाद में आती थी, तो फिर कोई मतलब ही नहीं उस बात का, बोलने का मौका ही नहीं, उस पर चर्चा ही नहीं होती थी, चर्चा ही नहीं होती थी उसमें। और अब स्कोप बढ़ गया, उसके अंदर जो बातें आती हैं वो स्कोप बढ़ गया। वसुंधरा जी ने हालांकि इस बात को इजीली नहीं माना था, वो कह लगी कि कांग्रेस ने तो कभी रखी नहीं है,
आप हमको क्यों कह रही हो रखने के लिए? तो मैंने कहा मैं सिस्टम को सुधारने की बात कर रही हूँ, इन्होंने नहीं किया तो आज बैठे हैं ना वहाँ पे। मैंने कहा आपके पास राज है, इसलिए मैंने कहा उसमें स्कोप बढ़ जाता है। और स्कोप यूँ बढ़ जाता है, मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि मैंने कैग की रिपोर्ट देखी तो उसके अंदर अंधता निवारण के लिए 6 करोड़ रुपया था और नॉट ए सिंगल पेनी वाज स्पेंट। एक नया रुपया उसके अंदर खर्च नहीं हुआ और सारा का सारा पैसा लैप्स हो गया। तो मैंने कहा कि ये नुकसान तो आप जनता का हुआ ना। यदि ये इसकी रिपोर्ट पहले आ जाती तो कोई न कोई बोलता, और कोई न कोई बोलता तो उसका समाधान निकलता। इसलिए फिर बाद में साथ में रखवाई। अभी जितने भी नेता हैं उनमें आपको कौन पोटेंशियल लगता है विधानसभा के हिसाब से? तैयारी से आता है, तैयारी करके आते हैं? पता नहीं अब तो कौन है, मैं तो कह नहीं सकती कि वो तैयारी के साथ कौन आता है, क्योंकि सबके भाषण सुनूं तब बता सकूंगी। ऐसे तो फिर भी आपकी निगाह रहती होगी टीवी पे कितना गाता है। आपकी निगाह तो रहती है कि हाँ ये ठीक मेहनत करके आ रहा है। देखिए महिलाओं के अंदर तो दिव्या इस समय शी इज कमिंग अप। दिव्या मदेरणा, आपको लगता है कि वो आगे जाएंगी अपनी विरासत लगता है? देखिए जनता जीता नहीं जीता ये तो बात और है, वरना जा सकती है। इनके अलावा, दिव्या मदेरणा के अलावा? दिव्या मदेरणा के अलावा बोलने में तो राजेंद्र राठौड़ है। अच्छा, राजेंद्र जी तो आपके साथ ही उन्होंने राजनीति शुरू की, जनता दल में रहे। हमारे 90 में आए थे वो पहली बार जी। मैं यही कहती हूँ, मैंने कहा ये 9 बार को छू सकता है ये, क्योंकि 10 बार में 2 आदमी हैं, जी। जोशी जी, हरदेव जोशी और भैरव सिंह जी शेखावत। ये 2 तो जीते हैं 10-10 बार। 9 बार में हम 2 हैं, माई सेल्फ और परशुराम मदेरणा। जी। बाकी 8 बार में कटारिया जी हैं, प्रद्युम्न सिंह है 8 बार में, और 8 बार में मेरी जहाँ तक याद पड़ता है चंद्रमल जी वैद भी थे। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 1931 में आपका जन्म हुआ, 92 साल की आपकी उम्र हो गई। उस वक्त क्या माहौल था, कैसे आप वनस्थली पहुंचे? वनस्थली तो मैं यूँ पहुँची कि शास्त्री जी की लड़की थी एक, शांता नाम की, वो चल बसी। वो जब चल बसी तो दोनों पति पत्नी को काफ़ी इस बात का गम और रंज हुआ। तो उन्होंने प्रजामंडल के जितने साथी थे अपने, उनको एक चिट्ठी लिखी कि तुम्हारे यहाँ पे कोई बच्ची हो तो उसे पढ़ने के लिए वनस्थली भेजो। मेरे पिताजी प्रजामंडल के सदस्य थे, तो उनको भी चिट्ठी भेजी। तो उनको चिट्ठी भेजी तो उन्होंने कहा कि भाई ये पंडित खेमराज जी ने कहा ही था। पंडित खेमराज जी की भी 2 लड़कियां थी, एक का नाम शांता, एक का नाम सावित्री, और फिर मैं तीसरी सुमित्रा हो गई। तो हम तीनों को वो लेकर के और वनस्थली गए थे। पंडित खेमराज ने उससे पहले मेरा विद्या संस्कार भी किया था। मेरी जीभ के ऊपर शहद से ओम लिखा था उन्होंने, क्योंकि वो आर्य समाजी थे। तो आर्य समाजी तो सब संस्कार करते हैं, नामकरण भी, विद्या संस्कार भी, फिर उसके बाद विवाह संस्कार भी। पंडित खेमराज ने फिर मेरा विवाह संस्कार भी उन्होंने ही किया था, खेमराज जी ने ही। और ये भी कहा था कि देखो मैं कैसा भाग्यशाली हूँ कि इस लड़की का मैंने नामकरण संस्कार किया, मैंने विद्या संस्कार किया, और मैं आज इसका विवाह संस्कार करवा रहा हूँ। तो वो लेकर के गए थे। उस समय मेरी उम्र थी 6 साल 4 महीने, और ले गए वो। वहाँ जाके 14 साल रही हूँ मैं वनस्थली में। बै क्लास में मेरा एडमिशन हुआ था। उन दिनों में ए बै और दूसरी हुआ करती थी, जैसे आजकल LKG UKG है, उस तरह से होती थी उन दिनों में, ए बै और दूसरी। तो मुझे बै क्लास में किया और नेक्स्ट ईयर फिर दूसरी में।
तो ऐसे करके 14 साल तक बनस्थली। बै में एडमिशन के पीछे भी एक अलग कहानी है आपको। हाँ पहाड़ी हाँ आते। बिल्कुल, वो भी गया है। बाकी तो कुछ आता नहीं था मुझे, जी। और 40 तक के पहाड़े आते थे मुझे। 2 महीने स्कूल गई थी मैं, तो 2 महीने के अंदर 40 के पहाड़ा सीख गई। तो उन्होंने मुझे कहा 39 का पहाड़ा सुनाओ, तो मैंने 39 का पहाड़ा खटाखट सुना दिया। तो उन्होंने कहा इसको मैं नहीं भाई, और तो कुछ आता था नहीं, हिंदी तो बोलनी नहीं आती थी। तो उन्होंने कहा कि इसको बै में कर दो, तो बै में कर दिया मुझे। मैं 4-5 महीने बाद चिट्ठी लिखी घर पे मैंने, 2-3 महीने बाद बिल्कुल अच्छी हिंदी के अंदर चिट्ठी लिखी। तो मेरे फादर सबको दिखाते फिरते थे वो चिट्ठी, मेरा कार्ड सबको दिखाते फिरते थे कि देखो सुमित्रा ने चिट्ठी लिखी है, कितनी बढ़िया हिंदी लिखी है, और देखो चिट्ठी लिखी है। तो कई दिनों तक उस चिट्ठी को रखा उन्होंने। फिर मैंने मैट्रिक किया जब तो उनकी डेथ ही हो गई थी। कमला जी आपकी सीनियर थी, कमला बेनीवाल थी, कमला बेनीवाल 4 साल, कमला जी 4 साल बनस्थली में ही। बनस्थली 4 साल जी सीनियर थी मेरे से। और राजनीति में भी आपकी सीनियर रही। राजस्थान में सीनियर रही, इसमें कोई दो राय नहीं। वो 54 में बनी, मैं 57 में बनी। वो मिनिस्टर बन गई थी 54 में ही, मैं बनी 67 में। और शायद इसलिए बन गई 67 में कि वो हार गई थी, इसलिए मेरा नंबर आ गया, वरना शायद वो जीतती तो शायद वो ही रहती। उनके साथ आपके कोई यादगार किस्से हों? कमला जी के साथ कमला जी के साथ। उनको भी शौक था कोई घुड़सवारी का, कमला जी को? कमला जी कोई अच्छी घुड़सवार नहीं थी जी। ठीक है, यूँ था ऐसे ही। मैंने तो एक दिन वसुंधरा जी को कहा था, मैंने कहा 2 घोड़े मंगाओ और एक पे आप चढ़ो, एक पे मैं चढ़ती हूँ, देखे कौन जीतता है। फिर क्या जवाब था उनका? क्या जवाब था? कुछ नहीं। मैंने कहा मंगाओ, देखे पता लगे। अच्छा, इस माहौल में सुमित्रा सिंह जी, सब लोग अपने बच्चों को राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन आपने बच्चों को 3 में से 2 बच्चों को सरहद पे भेजा, सेना में भेजा। हाँ, सेना में भेजा मैंने। मैं तो लोगों से कहती थी कि मैं तुम्हारी सेवा में, और मेरे दोनों बेटे हैं वो आप देश की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में। कुंभाराम जी, नाथुराम जी, परशुराम जी, ये अलग अलग तरह से उनका अपना बड़ा स्ट्रक्चर था। रामनिवास जी का अलग अलग, या भैरव सिंह जी का, इनमें आप क्या फर्क महसूस करते हैं? उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स अलग अलग है। देखिए, सबका अपना अलग अलग है, इस बारे में किसी का किसी से कंपेयर नहीं कर सकते आप किसी को। कहते हैं कुंभाराम जी अपने वर्कर को लेकर के बहुत कंसर्न होते थे, हाथ पर डिजायर लिख देते थे। बिल्कुल लिखते थे। एक बार का किस्सा है कुंभाराम जी का। कुंभाराम जी को कोई नीचे से नोटिंग आई, तो उन्होंने कहा कि नियमों में नहीं आता। तो कुंभाराम जी ने फाइल पे लिखा, नियमों में परिवर्तन कर दिया जाए। और फिर परिवर्तन हो गया नियमों में। तो कुंभाराम जी की तो बात ही छोड़ो आप। कुंभाराम जी जैसा तो जिसे कहना चाहिए व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कुंभाराम जी, आप मेरे चुनाव में गए, टिकट भी दिलाई मुझे 57 में। फिर मेरे चुनाव में गए, तो चुनाव में जब गए तो उनकी पीछे से मदर की डेथ हो गई। कुंभाराम जी के फादर जब 3 साल के थे, उस वक्त कुंभाराम जी जब 3 साल के थे, जब उनके पिता की डेथ हो गई थी। और माँ ने ही पाला पोसा, सब कुछ किया। माँ की डेथ हो गई, टेलीफोन कर दिया वहाँ से। उन दिनों में मोबाइल तो थे नहीं, और टेलीफोन भी नहीं थे लोगों के, वो भी जाकर उसमें डाकघर में करना पड़ा जा कर के। कहा देवी, अपनी वाइफ को कहा, देवी माँ को ठीक तरीके से कर देना, मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मैं चुनाव में व्यस्त हूँ। तो मेरे यहाँ भाषण दिया, और भाषण देने के बाद में गए आपके हरियाणा, चंद्रावती चुनाव लड़ रही थी, चंद्रावती के गए। आप ऐसा कोई कर सकता है क्या? मतलब इतना बैलेंस्ड आदमी का
दिमाग हो कि बात चली जाए और ये टेलीफोन करके कि देवी अच्छी तरह से सब काम कर देना, मैं नहीं आ पाऊँगा। असाधारण व्यक्तित्व थे कुमाराम जी का। आपने राजनीति शुरू की उस वक्त गायत्री देवी जयपुर अच्छा। जो महारानी थी, राजमाता थी, उनका भी अपना एक प्रभाव था, बिल्कुल राजगोपालाचारी था, जी का था, प्रभाव था, बिल्कुल। स्वतंत्र पार्टी का था उसको आपने किस तरह से देखा? हालांकि आप कांग्रेस के साथ मैं कभी मिली नहीं उनसे, जी कभी मिली नहीं उनसे, इसलिए मैं उनके बारे में कहने से, वो तो अपने जैसे कहना चाहिए उसके कारण जीतती थी कि भाई जयपुर की महारानी है। जी। और प्रजामंडल मूवमेंट के बारे में आप कुछ बता पाए तो? प्रजामंडल में थे के मेंबर थे वो तो, मैंने कुछ मैं एक किस्सा ज़रूर इस बार आपको बताना चाहूँगी। मेरे पिता जेल में थे, मैं उनसे मिलने के लिए गई। जब मैं मिलने के लिए गई तो मैंने देखा कि वो जांघिया और बनियान, इस ड्रेस में मैंने उन्हें कभी देखा नहीं था। धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, तो मैंने कभी इस ड्रेस में उनको देखा नहीं था, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। गोदी में बिठा लिया मेरे को। उस वक्त मैं, मेरी समझ में तो पहली में या दूसरी क्लास में थी, दूसरी में थी शायद मैं, तो बिठा लिया मेरे को गोदी में। तो मैं रोने लगी तो वो भी रोने लगे, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। बेटा ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, ऐसे कर मत कर। और मैं चिपट गई उनसे। तो एसडीएम खड़ा था, एसडीएम मिलाते थे उन दिनों में, राजनीतिक कैदियों से वही मिलाते थे। तो एसडीएम खड़े थे, तो उनको बड़ा अजीब सा लगा कि भाई देखो बाप बेटी दोनों रोने लगे ये तो उन्होंने कहा कि जब टाइप ख़त्म हो गया तो उन्होंने कहा आओ। तो वो अपने घर ले गए, मुझे पास में ही घर था जेल के, उन्होंने कहा अपने घर ले गए। उन्होंने कहा बेटा नाश्ता करो। मैंने कहा नहीं, मैं खा के आई हूँ, मैं नाश्ता करके आई हूँ, मैं नहीं खाऊंगी। उन्होंने कहा नहीं बेटा कुछ तो खाओ तुम। मैंने जिद कर ली, मैंने कहा नहीं खाऊंगी। तो उन्होंने एक अपने रुमाल के अंदर कुछ नमकीन और कुछ मीट उसमें बांध के मुझे दी कि रास्ते में खा लेना, तुम्हारा घर तो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। तुम्हारा घर तो 25 किलोमीटर दूर है, तो जाओगी तो। उन दिनों में तो ऊँट पे जाते थे, और तो कोई सवारी थी नहीं, ऊँट पे ही जाते थे। तो उन्होंने कहा तो तब खा लेना। वो बात भी मुझे आज दिन तक भूलती नहीं है कि उन्होंने बांध के मुझे दिया कि लो बेटा ये खा लेना। तो वो भी बेचारे बड़े द्रवित हुए, दोनों बाप बेटी को देख करके। तो बात ये कि वैसे देखिए, वैसे तो किसान हैं हम, लेकिन मेरे 500 बीघा ज़मीन थी हमारे। अब तो धीरे धीरे होते 100 बीघा आई है हिस्से में, लेकिन 500 बीघा ज़मीन थी। और 500 बीघा ज़मीन थी, इससे खाने पीने की कोई कमी थी नहीं, तो बढ़िया खाते थे, दूध दही घी। तो जेल की रोटियां किसको भावें? तो उनको टीबी हो गई मेल न्यूट्रिशन से। टीबी, उन दिनों में टीबी का कोई पुख्ता इलाज था नहीं, इसलिए डेथ हो गई। जब मैंने जब मैट्रिक किया 47 में, तब उनकी डेथ हो गई। ऐसा कहते हैं सुमित्रा सिंह जी की झुंझुनू की शेखावाटी की राजनीति को समझना बहुत मुश्किल होता है, और वहां से आपने इतनी लंबी राजनीति की, एक ऐसी जगह जहां पर के बिरला जैसे लोग चुनाव हार गए। अरे ऐसा है, देखिए मैं बताऊं बात। मैं जिस घर में पैदा हुई और जिस पिता की संतान हूँ, 2 बात मैंने अपने जहन में पैदा की। एक तो सामंतवाद को ललकारा और एक पूंजीवाद को ललकारा। मैंने पूंजीवाद को ललकारा तो बिरला की खिलाफत करी जी। और सामंतवाद को ललकारा इसलिए कि मेरे पियर में तो जो जागीरदार थे वो इतने जालिम नहीं थे, लेकिन मेरे ससुराल में मंडावा ठिकाना
जो था ये बहुत जालिम था, बहुत जालिम था। तो वो उन्होंने कहा इसके, मेरे ससुर भी फ्रीडम फाइटर थे, हालांकि जेल नहीं गए लेकिन वो भी फ्रीडम फाइटर थे। तो वो इस बात का प्रचार करते थे कि छठे बाटे से ज़्यादा नहीं देना है जागीरदारों को, छठा बाटा ही दोगे, इससे ज़्यादा नहीं दोगे। तो ये प्रचार करते थे, वो ये प्रचार करते थे। तो उन्होंने जागीरदारों ने कहा कि घर छोड़ो, इसके घर के आग लगाओ, इसके घर के आग लगा दो बोले। तो वो आग लगाने की तैयारी हो गई, आग लगाने की तैयारी हो गई। तो गांव के अंदर है, मेरा ससुराल पातुश्री है, तो गांव के अंदर एक सेठ था, बनिया था। तो उस बनिए ने कहा कि यदि इसके घर के आग लगाओगे तुम आग मत लगाओ भाई, क्योंकि घर को सूना छोड़ के गए थे वो। मेरी सास को और मेरी जिठानी को भेज दिया था उन्होंने आपके पियर, और घर सूना छोड़ के गए थे। पड़ोसियों को कह गए भाई तुम ध्यान रखना। तो एक गाय थी, भैंस थी, भैंस, गाय नहीं थी। वो भैंस जो थी वो मेरी सास को ही दूध देती थी, इसके अलावा दूध नहीं देती थी किसी को। तो जागीरदारों ने दूध निकालने की कोशिश की, उसने दूध दिया नहीं, उसने दूध दिया नहीं। तो उन्होंने भालों से मारा उसको, जा मार दिया। कहा इसके घर के आग लगा दो। तो बनिया बोला इसके घर के आग लगाओगे तो मैं कूद के पड़ूंगा इसमें और मैं भी मरूंगा। जालिमो, घर के तो आग मत लगाओ, हमारे भरोसे छोड़ के गया वो घर अपना, सारे जानवर वानवर, सारा अनाज वनाज सब हमारे घर के भरोसे छोड़ के गया है, और घर के आगे मत लगाओ। तो आग तो नहीं लगाई। तो उस भैंस को मारा था। तो ये बात मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बताई थी। तो मैंने कहा कि मेरे दिमाग में ये बात थी कि भाई ये, तो मेरे दिमाग में बात थी कि भाई पूंजीवाद को ललकारा, बिरला जी से दुश्मनी ली, बिरला जी ने मेरी खिलाफत सदा करी। पिलानी से 2-3 बार चुनाव लड़ी हूँ, दोनों बार मेरी खिलाफत करी, तीसरी बार तो खैर वो की नहीं, लेकिन दोनों बार मेरी खिलाफत करी। आप पिलानी से एमएलए रहे और झुंझुनू से एमएलए रहे? पिलानी से रही 3 बार और झुंझुनू से रही 6 बार। पिलानी से पहला चुनाव 57 का था, उस वक्त भी बिरला खिलाफ थे कांग्रेस के, और 85 और 90 में भी, 85 और 90 में तो खैर कोई उनका वो नहीं था इसलिए नहीं, लेकिन 57 में, लेकिन वैसे वो खिलाफ मानते थे कि भाई ये हमारी हाजिरी भी नहीं देती है, आती भी नहीं, कभी बात भी नहीं करती। तो मैंने कहा कि मैंने झंडा उठाया आपके पूंजीवाद के और सामंतवाद के खिलाफ, और इसलिए जनता ने मुझे दिया साथ, क्योंकि जनता को भी ये बात पसंद थी कि भाई ये हिम्मत वाली तो है कम से कम बेचारी, जो कम से कम ललकारती है इनको, वरना कोई ललकारता ही नहीं है इनको। अच्छा, 2003 के बाद में आपने चुनाव नहीं लड़ा। अभी आपको हालांकि उम्र के लिहाज से नहीं, 2008 में लड़ा मैं। 2008 में लड़ा? हारी। 2008 के बाद में आपने चुनाव नहीं लड़ा। अब अगर आपको मौका मिलता है तो वो कौन सी चीज है जिसको आप पूरा करना चाहोगे जो कर नहीं पाए आप? अब काहेगा चुनाव लड़ूंगी मैं, 92 में रन कर रही हूँ। मैं तो सोचती हूँ साल बीत जाए वही बहुत है। फिर भी इच्छा होती होगी कि हाँ ये काम होना चाहिए था जो नहीं हुआ। मैं तो बता रही हूँ ना कि 57 में उठाया हुआ नहर का मामला है, मैं तो उसी में लगूं। अभी भी लोग आते हैं आपके समर्थक? हाँ, आते हैं मेरे पास लोग, आते हैं रोजाना एक आधा आदमी तो, मतलब एक कुछ न कुछ तो कोई न कोई तो आ ही जाता है। लोगों की जिज्ञासा ये भी होगी कि सुमित्रा सिंह जी ने इस उम्र में भी अपने आप को एक्टिव कैसे रखा हुआ? आप पढ़ती भी खूब है। कहते तो हैं कि भाई, जैसे कल ही आए थे ना वो आपके इनके यहाँ बैठने आए थे ना गोर वाले, हरीश चौधरी वगैरह जी, 3 MLA थे वो। तो वो कह रहे थे कि भाई आप इस उम्र के अंदर भी बाकायदा अपना सब तरह का मेंटेन कर रखा आपने, कैसे कर रखा? मैंने कहा भाई गॉड गिवन गिफ्ट है ये, तो इसमें कोई क्या कर सकता है। लेकिन दिनचर्या में आप खास ध्यान रखते होंगे, किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? खास कोई नहीं। देखिए, एक तो पारिवारिक, देखिए
मेरी सेहत का राज दो चीज़ें हैं। जी एक तो मेरा पारिवारिक सुख, बच्चों की तरफ से भी, और जिसे कहना चाहिए मेरे हस्बैंड की तरफ से भी, और सब पारिवारिक सुख। और दूसरा खान पान का ध्यान, दूध दही, बस, फल फ्रूट। कितने बजे उठ जाती हैं रोज? मैं पहले तो उठती थी 5:30 बजे, जी पहले 2008-2010 तक तो, और अब आजकल उठती हूँ 6:30, पौने 7, 6:30। अखबार अभी भी आप पूरे पढ़ते हैं? पूरे पढ़ती हूँ, जी। पूरी पढ़ती हूँ। टेलीविजन नहीं देखती? टेलीविज़न देखती हूँ, 7 बजे आके बैठती हूँ जी। और इसको 10:30 बजे छोड़ती हूँ। तो जो चर्चा का स्तर होता है उसमें डिबेट का, वो आपको कैसा लगता है? अब कई बार तो ठीक है, कई बार थोड़ा बिलो स्टैंडर्ड भी हो जाता है। तो राजनीति, जो अभी की राजनीति है या समाज की जो स्थिति है, वो कई बार मन में पीड़ा पैदा करती है? करती है, कई बार करती है। देखिए, पहले चाहे आपके राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे प्रांतीय स्तर पे हो, लोग बाग एक दूसरे को इस तरह से नहीं बोलते थे जिस तरह से आज बोलते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया और आपके मोहनलाल सुखाड़िया और भैरव सिंह जी शेखावत एक दूसरे के पहले कट्टर विरोधी रहे हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया है। आजकल तो सब यूँ ही है, क्या बताया जाए, सब बिलो स्टैंडर्ड। कैसा लगा जब पता चला कि मुख्यमंत्री अपने उप मुख्यमंत्री को नाकारा कह रहे हैं, निकम्मा कह रहे हैं? हाँ, एक कुछ बातें तो ठीक नहीं है, सही बात है, अच्छा नहीं लगा, ठीक नहीं लगा, ये भी ठीक नहीं लगा। लेकिन ये भी ठीक नहीं लगा श्रीपाल जी कि अब कांग्रेस का प्रेसिडेंट होते हुए जी और अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ जा कर के और माने सर बैठ कर के और ये कहे कि कांग्रेस माइनॉरिटी में है, ये भी अच्छा नहीं लगा। और अभी जो प्रसंग हुआ कि हाईकमान का निर्णय था, सीएलपी की बैठक अलग जगह थी और एमएलए इकट्ठे हो गए दूसरी जगह। देखिए श्रीपाल जी, मैं तो खुद यदि एमएलए होती जी। तो मैं इस बात को वाजिब बताती। जो कांग्रेस की गवर्नमेंट को गिराने के लिए जी। और अपनी कांग्रेस का प्रेसिडेंट होते हुए जो जाकर के और मानेसर में बैठ कर के और ये कहे कि भाई गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ गई है, मैं तो इस बात को आज भी गलत मानती हूँ। और यदि फैसला करता है हाईकमांड तो हाईकमांड का फैसला भी गलत है। जो नई पीढ़ी आ रही है सुमित्रा सिंह जी, उसको आप क्या सीख देना चाहेंगे, सबक देना चाहेंगे कि वो इन चीज़ों से बचें और ये करें? भाई देखिए, जिस पार्टी में आदमी है उस पार्टी की वफादारी तो पहली चीज़ है ना। तो किसी भी पार्टी में हो, आपकी वफादारी तो अपनी पार्टी के साथ होनी चाहिए, नहीं तो पार्टी छोड़ो। कौन कहता पार्टी में रहो? यदि हमको नहीं अच्छा लगा कि भाई बलात्कारी को टिकट दे दी, हमारी टिकट काट करके छोड़ दिया हमने कांग्रेस को, ये क्या बात हुई? यदि आप किसी चीज़ को गलत समझते हो तो मत रहो उस पार्टी में, लेकिन पार्टी में रहते हुए पार्टी की जिसे कहना चाहिए मुखालफत करो, ये गलत है। सुमित्रा सिंह जी, आपने इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। आप शतायु हों, दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और समाज को मार्गदर्शन देते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं। तो ये था सिविल लाइंस, और सिविल लाइंस में आज हमारे साथ थी 92 वर्ष की श्रीमती सुमित्रा सिंह चौधरी, जो राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष रही, 9 बार विधायक रही हैं और 8 मुख्यमंत्रियों के साथ विधानसभा में उन्हें काम करने का मौका मिला। देखते रहिए थिंक 360।